स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और आज बाजार के अंदर एक उथल पुथल वाला दिन रहा, लेकिन उथल पुथल थी पूरी तरह से रेंज के अंदर। आज 17,000 भी बचा तो 17,200 के इर्द गिर्द हम क्लोज भी करके गए हैं। आज मार्केट का पूरा एक्शन क्या क्या हुआ, कौन कौन से शेयर चले, क्या अनलॉक थीम आज सुपर हिट रही, आज कौन से शेयर फिसड्डी साबित हुए, बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे पहले पता करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। प्रियंका बताएं आप। मार्केट्स आज एक रेंज में रही है, एक टाइट रेंज में रही। अगर आप कल से यानी थर्सडे की क्लोजिंग देखें तो बहुत हद तक उसी तरह उन्हीं लेवल्स के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। 17,200 के नीचे क्लोज होता है मार्केट। इनफैक्ट ये थोड़ी सी पोस्ट मार्केट सेटलमेंट के बाद अब आप देख रहे हैं 17,150 के पास क्लोज होते हुए, लेकिन एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बाजार बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज हालांकि एक अच्छा रिबाउंड सेशन दिया। बाद में आप देखेंगे यहाँ करेक्शन हुई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगभग 117 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पे देखने को मिली। जो स्टॉक्स थे आज जिनमें गिरने वाले की स्टॉक से बहुत बड़ी गिरावट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या स्टॉक में नहीं देखने मिली, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूज़ फ्लो। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और शुगर, ये चार स्पेस थे जो आपको गिरने वाले सूची में जिनको शामिल करना होगा। और साथ ही आपको जहाँ गेनर्स रहे वहाँ आपको रियलिटी पैक, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी जैसे स्टॉक्स ने एक अच्छा सपोर्ट दिया। और इसके अलावा आपको पीएसयू स्पेस से कॉनकॉर्ड जैसे स्टॉक्स ने जो 11% तेज रहे, उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट दिया। मीडिया स्टॉक्स आपने देखा होगा कि कल भी बजिंग थे जी की न्यूज़ के बाद, और उसके बाद आज भी आप पूरे मीडिया पैक में एक मोमेंटम पॉजिटिव ही देखेंगे। और साथ ही ओपन अप थीम के स्टॉक्स थे जितने भी, पीवीआर हो, इंडिगो हो, आइनॉक्स लेजर हो। हालांकि सिनेमा काउंटर्स का एक दूसरा ट्रिगर भी था जिसके कल चलते, लेकिन आपको क्लियरली ये ओपन अप थीम के स्टॉक्स भी आज चलते हुए दिखाई दिए। कुछ और निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर में जब बाजार खुला था तो उस वक्त ऑटो एंसिलरी, चाहे टायर स्टॉक्स हो, ऑटो एंसिलरी, बैटरी स्टॉक्स हो, उनमें एक बायसनेस थी, पॉजिटिव बायसनेस थी और वहाँ खरीदारी हो भी रही थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई। लेकिन बजाज ऑटो आप देखेंगे, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज पैक के सारे काउंटर्स फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए। बजाज ऑटो आप देखेंगे 2% तेजी के साथ बाद में बंद हुआ। आपको अदानी पैक के जितने भी शेयर्स थे, अदानी पोर्ट्स हो, अदानी एंटरप्राइज हो, वहाँ पर आपको तेजी आज देखने को मिली। और साथ ही स्टील काउंटर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, इनमें आपको फिर से एक दिन और जहाँ मूव कैप्चर होते हुए दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर न्यूज़ फ्लो का ट्रिगर भी था। इंडियन होटल्स हमने जब से देखा है कि QIP ओपन हुआ उसके बाद से इंडियन होटल्स में तेजी थी। आज इंडियन होटल्स के साथ साथ आपको लेमन ट्री होटल में भी एक अच्छी बाइंग, फंड बाइंग के चलते हैं यहाँ पर 10% तक की तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट बाद में ये जाकर थोड़ा सा सेटल हुआ और लगभग 10% के आसपास ये बंद कारोबार करते हुए बंद हुआ। कुछ और स्टॉक्स जिनमें आज एक न्यूज़ बेस्ड एक्शन था, मदरसन सुमी उसमें से एक स्टॉक था। हालांकि शुरुआती तेजी इसमें ज़्यादा थी, लेकिन बाद में ये क्लोज हुआ राउंड अबाउट 2% के आसपास। तो मदरसन सुमी एक स्टॉक था जहां न्यूज़ का एक्शन क्लियरली था। M6 दूसरा एक स्टॉक था जहां पर हमने देखा कि वहां पर कमोडिटी ट्रेडिंग ऑप्शंस में ट्रेड हो पाएंगी दूसरी भी, और जिसके चलते हमने देखा M6 पर आप लगातार 2-3 दिन से देख भी रहे हैं कि वहाँ अपमूव है भी, और आज भी ये स्टॉक आपको F&O स्पेस में तेज दिखाई दिया। तो ये था एक मार्केट रैप। तो मार्केट क्लोज होती है 17,150 के ऊपर के आसपास ही इनफैक्ट अपने स्पॉट के। तो ये बाजार का हाल था जो आपको प्रियंका बता रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और अब आज के मेहमान से हम जुड़ जाते हैं। इनॉक वेंचर्स के MD एंड CEO विजय चोपड़ा हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए ET स्वदेश को। एक चीज़ तो बाजार के अंदर बहुत साफ है, वो है वॉलिटिलिटी। मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, भले रेंज ब्रॉड हो या फिर ब्रेंड शॉर्ट हो। आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर आगे भी रहेगी क्या? 500 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी से कमाने थोड़े मुश्किल हैं क्या? डिम्पी नमस्कार, धन्यवाद मेरे को इस शो पे इनवाइट करने के लिए। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा बुनियादी। जब भी कभी कंफ्यूजन का माहौल होता है और क्लैरिटी नहीं होती, खास करके वॉर टाइम में जहाँ पर रोज़ाना खबरें बदल रही हैं और काफ़ी बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है, और एक ये जियोपॉलिटिकल के साथ साथ जियो इकोनॉमिक इशू भी बन चुका है, क्योंकि एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो कि हम सब लोगों की ज़िंदगी को बहुत क्लोजली छूता है। और जिस तरीके से रशिया कमांड करता है एनर्जी स्पेस में, अपनी वर्चस्व हासिल किया हुआ है उन्होंने, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो तो, और जिस तरह की डिपेंडेंस यूरोपियन कंट्रीज़ की है और जिस तरह की चीज़ें बदल रही हैं। जैसे कल एक स्टेटमेंट आया कि वो अपने सारे पेमेंट्स या तो रूबल में लेंगे या गोल्ड में लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो इसके चलते हुए मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अब आप तेजी या बहुत ज़्यादा मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाजार किसी तरह के कभी कोई अगर सरप्राइज होता है तो उससे दिक्कत होती है मार्केट में, मगर अगर वो सरप्राइज खत्म हो जाता है तो बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी
अपसाइड नहीं आती है। अगर ये वॉर न्यूक्लियर हो जाती है तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा होगा। अदरवाइज मुझे जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, इसका समाधान कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत आवश्यक है। और डिम्पी, आई थिंक आप ही के शो पे, आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि अगर आपको रहना है तो आप कमोडिटीज के साइड में रहिए, जहां पर आपका रिस्क कम है, जहां पैसा बनाने के मौके हैं। और अगर आप पिछले 1-1.5 साल का पूरा मूव देखें तो कमोडिटीज में जिस तरीके से तेजी आई और कमोडिटीज में जिस तरीके से जो पोजीशंस बनी और जो महंगाई हुई, जो इन्फ्लेशन देखा गया, तो कमोडिटी स्टॉक्स में डैमेज नहीं हो। अगर आप मेटल्स को देखें, वहां पर कोई डैमेज नहीं है, ऑयल एंड गैस वहां पर डैमेज नहीं है, रादर लोगों ने पैसे बनाए। तो मैं अभी भी कहूंगा कि मोटा माटी डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज में हम रह सकते हैं, कमोडिटी से रिलेटेड हम कंपनीज में रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अनलॉक थीम से भी रिलेटेड चीज़ें जो आज चल रही हैं, वो स्टॉक स्पेसिफिक तरीके से अच्छी कंपनियों में हम निवेश कर सकते हैं। मौके हैं, मार्केट मौके दे रहा है, मगर फिलहाल इंडेक्स की वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए तो अच्छी है, मगर जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो छोटे मझोले नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत परेशान करने वाली होती है, क्योंकि वो हैंडल ही नहीं कर पाते इतनी वॉलेटिलिटी। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहें, कमोडिटीज़ के साइड रहें तो ज़्यादा बेहतर है। 3 अहम बातें बोली। एक तो पहला, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, वो ट्रेडर्स के लिए तो ठीक है, बट इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल भरा समय होगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि कमोडिटीज़ के सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनीज पे आप ज़्यादा फोकस रहिएगा। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी हद तक बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, और भारत भी क्योंकि ग्लोबली जुड़ा हुआ है तो आप उसको डीकपल नहीं होके कर सकते हैं। तो 3 चीज़ आप अहम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ एक ऐसे शेयर्स भी पता करूंगा, सेगमेंट पता करूंगा जिसमें आपको ध्यान नहीं देना है। अभी अपने ध्यान देने वाली बात तो की, लेकिन जिस पे ध्यान नहीं देना है वो भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ कोटक के एएमसी के एमडी नीलेश शाह से हमने बातचीत की थी। वो ये कह रहे थे कि घरेलू निवेशकों को संभल कर इस समय निवेश कर रहे हैं वो, और एफआईज भी बाजार में जल्दी लौट आएंगे। अगर वो लौट आएंगे तो फ़ायदा होगा ही होगा। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। Time where you will have to, kind of accept your limitation in predicting the future. A lot will depend upon how geopolitical situation pans out. Few things which is observable from the past 3 months, 4 months. One, FPIs were booking profit in India as it was one of the emerging market where they had money left on table. When US Fed raises interest rates, emerging market witness outflows. This time in many emerging markets, they didn't have profit. So India was their first choice to book profit. Second, domestic investors absorbed FPI supply of more than 150,000 crore on a net basis between primary and secondary market from October 21. And now FPI seems to have turned corner. They've started buying bits and pieces over here. October 21 to Feb 22, we saw FPI selling and domestic buying. Now going forward, if domestic and FPI both are buyers, then certainly there is more upside to the market. तो नीलेश, आपको यही बताते हुए कि मार्केट के अंदर अगर एफआईस लौटे तो फिर फ़ायदा हो सकता है। विजय जी, आपने भी ये बता रहे थे कि कमोडिटीज़ सर्कल की तरफ अभी भी रहें, क्योंकि वहाँ पर अभी भी आपको थोड़े चांसेस हैं कि प्रॉफिट के सौदे मिल जाएंगे। किस पे ध्यान नहीं देना है, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2 चीज़ें हैं डिम्पी समझने वाली। एक है जो कि एक ऐसी कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल बना रही हैं या कमोडिटीज क्रिएट कर रही हैं या माइन कर रही हैं या बना रही हैं। दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं, आगे आने वाले समय में मुझे लगता है ऑटो कंपनीज के लिए अपनी बॉटम लाइंस मेंटेन करना बहुत कठिन होगा। कारण ये है कि लोहे का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का जो भाव बढ़ता जा रहा है, उसके चलते हुए कुछ लोगों ने तो अपना या तो स्लो डाउन कर दिया है प्रोडक्शन, और जो चिप शॉर्टेज भी चल रही है, तो ऑटो कंपनीज में मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने थोड़े कठिन होंगे। नंबर 2, अभी हमने सुना कि बॉम्बे में, रादर कुछ बड़े बड़े शहरों में काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं, उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल बहुत महंगा होता जा रहा है, सीमेंट है, स्टील है, और दूसरी चीज़ें हैं, लकड़ी है, टाइल्स हैं, ये बहुत महंगी होती जा रही, तो उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। इसी प्रकार से जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, वो जो पहले किसी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए थी तो वो लगभग डबल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और अभी जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ना शुरू हो चुके हैं,
और जो बल्क बाइंग में 25 रुपये एक साथ बढ़ाए गए और अभी 3 दिन में हम देख रहे हैं कि 2.5-3 रुपया का ऑलरेडी फर्क आ चुका है और ये बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 रुपए का फर्क आएगा डीजल पेट्रोल के भाव में, और तो इससे ओवरऑल इन्फ्लेशन आएगी। और ये इन्फ्लेशन मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ में घुसती है, हमारे किचन में घुसेगी, हमारे एडिबल्स में घुसेगी, हमारे कपड़े पहनते हैं उसमें घुसेगी, हमारे ट्रैवल में घुसेगी। तो हर जगह इन्फ्लेशन परेशान करने वाली है और सेंट्रल बैंकर्स को बहुत कठिनाई होने वाली है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो मैं ये बात बार बार बोलता आया हूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डिफॉल्ट रेट भी बढ़ता है। तो जैसे आपने बार बार अभी बोला कि कौन सी चीज़ में हाथ नहीं लगाना है, मुझे लगता है बैंकिंग एंड फाइनेंस थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 3 बार रेट्स ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, यूएस ने 1 बार बढ़ा दिए हैं और वो बात कर रहे हैं कि भाई 4-5 बार 6 बार हो सकता है रेट्स बढ़ाए जाएंगे। तो जब भी रेट्स बढ़ाए जाएंगे तो डिफॉल्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हम लोगों को बहुत सिलेक्टिव रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, जहाँ पे हमको लगता है कि पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, यहाँ पे अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल मैं एनएमडीसी बोलता हूँ, एनएमडीसी हम लोग बहुत निचले स्तर से रिकमेंड करते आए हैं। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, 11-12% का डिविडेंड यील्ड है और ऊपर से 3 के 4 के पीई पे ये स्टॉक अवेलेबल है, सेल है 3 के पीई पे अवेलेबल है। तो ऐसी कंपनीज जहां पर अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, जो कमोडिटी साइड पे हैं, वो अच्छा करेंगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी अगले 6 महीने कॉशियस रहें। और ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नीलेश साहब की बात से एग्री करता हूं कि जैसे ही एफआईआईज वापस आएंगे तो इस तरीके की तेजी होगी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा तेज बाजार दौड़ाते हैं क्योंकि वो फिर अंधाधुंध बाइंग करते हैं। तो बहुत सिलेक्टिव रहिए, जब तक ये बादल छट नहीं जाते, हमें किसी को भी नहीं पता ये कब छटेंगे, मगर जब तक क्लैरिटी आएगी तब तक हम लोग सेफ हेवंस में रहें। टेक्नोलॉजी स्पेस मुझे अच्छा लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी में कोई मेजर इनपुट कॉस्ट नहीं है, किसी चीज़ की इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ी है, मैन पावर ही है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अच्छा करेंगे। कमोडिटीज जैसे मैंने कहा, डिफेंस मेरे को अच्छा लगता है। अनलॉक से जुड़ी भी 1-2 थीम्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि अनलॉक से जुड़े 1-2 स्टॉक्स हमें पसंद है और वो क्यों पसंद है वो भी बताएंगे। 3-4 थीम ऐसी बता रहे हैं जिस पे ध्यान रखना है और 3-4 थीम ऐसी भी हैं जिस पे आपको थोड़ा पीछे हट के चलना है। वो थीम है बैंक की, वो है फाइनेंस की, वो है काफ़ी हद तक ऑटोज़ की, इनके थोड़े प्रेशर रहेंगे। लेकिन आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कमोडिटीज़ वाले शेयर्स, अनलॉक वाली थीम है। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको आगे बढ़ना होगा। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ रहे हैं, हमने विकास खेमानी से भी बातचीत की थी, उनसे भी हमने व्यू पॉइंट पूछा कि आप मार्केट को कैसे देखते हैं और सबसे बड़ा ट्रिगर आपके लिए कौन सा होगा बाजार में जो कि आप नोटिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना, यही सबसे बड़ा ट्रिगर है अभी भी। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। We definitely are in uncertain times. I think before the war kind of situation arose, the supply chain disruptions were anyway there, and they were not normal. And I think war has only added to the woes. And of course, around the crude, there is lots of uncertainty going. So that's joker in the pack, and that's where right now most of the worries are. But the surprising part is that despite all those worries, markets are holding on pretty well. I mean, they're showing reasonably good resilience, I would say. So, but yeah, I mean, one can never, these are the uncertain times and uncertainty is likely to prevail. I think many people have predicted war will get over soon. It has not. So I think these are the very unpredictable situations, and one should never try to kind of, in my opinion, predict, because this is very outside the domain of anybody for that matter, in my opinion. तो विकास खेमानी अपनी यहाँ पे बात रखते हुए मार्केट के रिगार्डिंग। लेकिन इस बीच अगर आप अगले हफ्ते की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ट्रिगर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होने वाले हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। मेरे सहयोगी विनी ने इन सबको कंपाइल किया है, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे रही है। विनी बताएं आप। अगले हफ्ते के जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स और क्यूज है, डोमेस्टिक फ्रंट और इंडिया की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट डेटा है 31 मार्च को, और 1 अप्रैल को ऑटो सेल्स नंबर्स आते हैं और जीएसटी के नंबर्स भी आएंगे 1 अप्रैल को। तो वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जो वॉच आउट करेंगे। अभी कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें इंडिया में तो ओवरऑल हम लोग पिरामिड एंटरप्राइजेस, सुदर्शन केमिकल, इन दोनों की बोर्ड मीटिंग्स है फंड रेजिंग प्लान को लेकर नेक्स्ट वीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है कॉर्पोरेट इवेंट्स में जो वॉच आउट करेंगे। ये होने वाली है 28 मार्च को। उसके अलावा ग्लोबल क्यूज और इवेंट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक 30 मार्च को है जीडीपी का डेटा यूएस में, तो वो एक फैक्टर है।
वॉच आउट करने के लिए। और उसके अलावा 31 मार्च को है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। नाउ यूके में है जीडीपी डेटा 31 मार्च को, और ईयू में 1 अप्रैल को है सीपीआई का डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो है ईआईए क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट नेक्स्ट वीक में है। और उसके अलावा ओपेक और नॉन ओपेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होने वाली है जो डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टारगेट्स को। ये है 31 मार्च को। तो इंपॉर्टेंट इवेंट है वॉच आउट करने के लिए। और 1 अप्रैल को ईयू की वर्चुअल समिट है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। तो श्योरली ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे विनी आपको यही बताते हुए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के तौर पर। इस बीच इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म हो रही हैं क्योंकि अब आईपीएल का फिर से आगाज़ हो रहा है और इसी आईपीएल से जुड़े हुए कुछ ब्रांड्स की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है और या फिर इसकी जो चार्म है वो आपको इक्विटी मार्केट की तरफ भी लेके आता है। आइए जयेश से एक बार करेक्ट करते हैं आईपीएल और आईपीएल से जुड़े हुए नंबर्स। जयेश हमको बता रहे हैं, जयेश बताएं आप। आईपीएल जो है काफ़ी लोकप्रिय खेल रहा है। देश और विदेश के काफ़ी सारे जो व्यूअर है वो देखते हैं आईपीएल को और लुक फॉरवर्ड करते हैं जब भी ये सीज़न समर टाइम में स्टार्ट होता है। पर ये अपनी लोकप्रियता को छोड़ के ये काफ़ी बड़ा पैसों का खेल भी हो चुका है क्योंकि बहुत बड़े पैसे इसमें अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप अगर वैल्यू सिस्टम की बात करें, जो आईपीएल का टोटल वैल्यू सिस्टम है, 2008 में जो लीग स्टार्ट हुई, जो $1 बिलियन के आसपास उसकी वैल्यूएशन थी, वो 2013 में जो है बढ़कर हो गई थी 3 से $3.5 बिलियन की और 2020 के चलते $6 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है। तो ये काफ़ी बड़े नंबर्स हमको देखने मिल रहे हैं अभी। और अगर मैं लोकप्रियता की बात करूं तो उसमें जो टीम की जो ब्रांड वैल्यूज़ है उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े हमको निकल कर आ रहे हैं जो हर्ष ने हमारे साथ शेयर किए थे एक दिन पहले। मुंबई इंडियंस जो है सबसे लोकप्रिय टीम है, लगभग 750 करोड़ की ब्रांड वैल्यू है और लेकिन इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था वो 6% डिक्लाइन देखने को मिला था। और दूसरी जो सबसे बड़ी लोकप्रिय टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसमें 611 करोड़ का उनका ब्रांड वैल्यू है और एक साल के चलते कुछ 16 से 17% का डाउन टिक देखने को मिला था। सबसे प्राइमरी रीज़न ये था कि चेन्नई सुपर किंग्स का पिछले 2 सालों के पहले जो था वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था और काफ़ी क्वेश्चन है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी को लेकर, जो हमको कल खुलासा मिला है कि उन्होंने अब रविंद्र जडेजा को कैप्टनसी का भार सौंप दिया है। तो ये सारी टीम्स की ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी हाई लेवल पर है और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ अंतर्राष्ट्रीय क्लब हाउसेस से, जैसे कि डैलस काउबॉयज़ है, न्यूयॉर्क यांकीज़ है या रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, 5 से 6 बिलियन डॉलर की इनको वैल्यूएशन मिलती है। तो इनके मुकाबले अगर मैं देखूं इंडियन फ्रेंचाइजीज, जैसे आपने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर जो है ऑफ मार्केट में ट्रांजैक्ट होता है, उनकी वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन की है। तो आप देखेंगे कि ये अपने आप में कंपनीज जो है या इंडिविजुअल टीम्स है ये एक यूनिकॉर्न बन चुकी है और हम आशा करेंगे कि ये ग्लोबल स्टेज पर भी आगे चल के कम्पीट करें। यहाँ पे जयेश आपको ये बताते हुए कि कैसे वैल्यूएशन बढ़ती घटती है और इन कंपनीज की, और इस बार तो आईपीएल में वैसे भी आपको पता है अनलॉक की पूरी थीम अब लागू हो चुकी है तो उसका फ़ायदा आईपीएल को भी किसी न किसी रूप में मिलेगा ही ज़रूर। अब आगे एक कदम और बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट के बारे में पता करते हैं और विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछला हफ्ता कैसा रहा, अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, दोनों को कंबाइन करके आपको बताएंगे। विश्वमोहन बताइए जरा, पिछला हफ्ता कैसा था और आगे क्या होगा। ये अगर इस हफ्ते की अगर बात करें तो काफ़ी एक्शन से भरा हुआ पूरा हफ्ता था और क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 से 7% के आसपास की तेज़ी पूरे हफ्ते के दौरान दिखी है। नेचुरल गैस में 11% के आसपास। वहीं गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में 2% और चांदी में 3% तक का रिटर्न पूरे हफ्ते के दौरान मिला है। वहीं मेटल की बात करें तो 4 से 8% तक की तेज़ी हम पूरे ही बेस मेटल्स में दिखे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर एल्युमिनियम और जिंक में एक्शन दिखा, हालांकि निकल में भी एक्शन था लेकिन निकल में ट्रेडिंग सस्पेंड था एलएमई में कई दिनों के बाद। उसके बाद उस तरह की एक अनयूजुअल सी एक्टिविटीज तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं थी, लेकिन जिंक और एल्युमिनियम पर काफ़ी फोकस रहा। लेड भी हालांकि लीड इस बार तेजी में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा। एग्री मार्केट में पूरा फोकस अब कॉटन और शुगर और कॉफ़ी पर इस हफ्ते टिका हुआ दिखा और 3 से 4% की तेजी इन दोनों ही काउंटर्स में भी दिखी। शुगर को लेकर एक अहम खबर भी इस हफ्ते आई कि सरकार की प्लानिंग है कि वो एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा सकती है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी शुगर में हो रही है, तो सरकार को लगता है कि डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक मिल्स हैं, वो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करने लगे तो हमारा रिकॉर्ड उत्पादन का जो स्टॉक है वो भी डिप्लीट होने लगेगा। तो इस वजह से वो स्टॉक लिमिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पर लिमिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ा
एक्शन था, लेकिन अब अगला हफ्ता जो पूरा फोकस होगा वो रूस और यूक्रेन जो युद्ध अब 1 महीने पूरे हो चुके हैं, उसके बाद अब क्या स्थिति बदलती है। नाटो के साथ जितने भी यूएस के सहयोगी देश थे, नाटो के जितने भी मेंबर्स थे, उनकी एक बैठक भी हो चुकी थी जो पिछले गुरुवार को हमने देखा। उसके बाद अब रसिया पर एक सख्त कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है, एक सख्त पाबंदी की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच में अब रूस किस तरह से रिटेलिएट करता है, किस तरह के एक्शन की तैयारी वहाँ से होती है, तो तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो कमोडिटी मार्केट को अगले हफ्ते भी पूरी तरह से एक्टिव रखेगा। और उम्मीद की जा रही है इस एक्शन भरे बाजार में बुलियन मार्केट और एनर्जी मार्केट सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन, ये सारी जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।